हेलो प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम पढ़ते हैं भारत की खोज कक्षा 8 का पाठ नंबर 2 तलाश। बच्चों इसके 6 जो हैं पार्ट में ये चैप्टर बटा हुआ है। तो हम इस वीडियो में 3 पार्ट्स पढ़ेंगे और मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 पार्ट्स और उसमें पढ़ाऊँगी। तो आइए शुरू करते हैं भारत के अतीत की झांकी से। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। तो बच्चों मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि ये जो है जवाहरलाल नेहरू जी वो ये अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं। तो उसी में इन्होंने आगे लिखा है, इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। प्रतिक्रिया होता है बच्चों रिएक्शंस। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं भारत को, मेरे मन में भारत ही भारत रहा है और इस बीच मैं बराबर भारत को समझने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था, मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। आखिर यह भारत है क्या? अतीत में इस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था। उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? भारत मेरे खून में रचा बसा था। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहां एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? तो बच्चों यहाँ पर इस पैराग्राफ में नेहरू जी क्या कहते हैं कि भारत जो है ये सिंधु सभ्यता के बारे में अभी ये बता रहे हैं, मोहनजोदड़ो की जो सिंधु सभ्यता के बारे में, कि वो कितनी मजबूत थी। 5-6 हजार वर्ष पूर्व भी कितना वहाँ पर वो इतना ठेठ भारतीयपन की वजह से ही वो टिकी रही थी। मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे
उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। तो बच्चों यहाँ पर नेहरू जी क्या कहते हैं, खून के रिश्ते, तो इसका मतलब वो उनका जो रिश्ता है वो कश्मीर से था, वो यहाँ पर वो यही बता रहे हैं। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया। अब वो यहाँ पर नदियों के बारे में बता रहे हैं कि भारत में कितनी बड़ी बड़ी महान नदियाँ बहती हैं और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हज़ारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफ़िले और फ़ौजें आती रही हैं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई, पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदानों के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। तो बच्चों यहाँ पर नेहरू जी ने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताया है कि वो नदी, जैसे कि आप जानते हैं, असम में बहने वाली बहुत बड़ी नदी है और ये नदी थोड़ा सा उत्तर भारत से कटी हुई है, वो नॉर्थ ईस्ट में बहती है। फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदानों के बीच शांति रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबद्ध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं। बच्चों यमुना रिवर तो आपको पता है दिल्ली में है, दिल्ली से बहती है और फिर इधर ऊपर हिमालय से आती है और आपने दिल्ली में भी देखा होगा। इन सब से बढ़कर है भारत की नदी गंगा। अब सभी नदियों के बाद वो क्या कहते हैं, गंगा नदी के बारे में उल्लेख किया है नेहरू जी ने, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। किसने खींचा है? गंगा नदी ने लाखों लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। मतलब हिस्टोरिकल रूप से भी गंगा का बहुत महत्व है। तो बच्चों कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि गंगा नदी के बारे में नेहरू जी ने क्या क्या लिखा है, क्या क्या कहा है, तो वो इसी तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। बच्चों भित्ति होते हैं दीवार, भित्ति चित्र, दीवारों पर जो है चित्रकारी की जाती थी। पुरानी मूर्तियाँ, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। मतलब हिस्टोरिकल रूप से एक एक पत्थर, एक एक मूर्ति जो है अपनी हिस्ट्री बता रही थी। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। नेहरू जी क्या बताते हैं कि वो इलाहाबाद से हैं और वो जब स्नान करते हैं इलाहाबाद जैसे पवित्र संगम में और हरिद्वार में, जहाँ पर कुंभ के मेले लगते हैं, और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों और हज़ारों के लोग में तादाद में लोग आते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पर कुंभ के मेले में आते हैं, वैसे ही जैसे हज़ारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है, जो कि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती है कि वह कौन सी आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। तो यहाँ पर गंगा नदी के बारे में ही वो उल्लेख करते हैं, बताते हैं कि बहुत इसका इतना महत्व है, इतनी हिस्टोरिकल रूप से भी इतनी इम्पोर्टेंस है कि ये इतनी प्रसिद्ध नदी है कि इसके तटों के लिए, इसके स्नान के लिए लोग खींचे चले आते हैं। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ज़िंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाता था उस विशेष स्थान से संबद्ध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध का
उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। यहाँ पर बच्चों एक नोट करने वाली बात है कि यहाँ पर बताया गया है बनारस के पास सारनाथ है, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। यहाँ पर राजा अशोक के बारे में बताया है, सम्राट अशोक के बारे में। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। तो बच्चों यहाँ पर एक जो पार्ट है वो यहाँ पर फिनिश होता है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट हैं। भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप जो तमाम बातों में एक ज़माने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गए। यहाँ पर बच्चों बता रहे हैं कि जो भारत की शक्ति थी उसको कैसे नीचे जाती गई वो, और जो यूरोप है जो कि तकनीकी प्रगति के मामले में पीछे था और वो आगे निकल गया। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी और हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। ये केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है। ऐसा क्यों हुआ, इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिकता, सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, वहाँ शब्दांडर से लैस भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता है। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, क्षीण हो चली और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया और वह एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई। मूर्छा होता है बच्चों अनकॉन्शियस। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का ह्रास होने लगा। वह गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के साथ पथ पर बढ़ते गए। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भारत कैसे पिछड़ता चला गया और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो कैसे आगे बढ़ गई अपने तकनीकी बल पर। किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज़ का निर्माण होता। बच्चों ध्वंस
ध्वंस होता है किसी चीज़ का ढह जाना, उसके अवशेषों पर किसी चीज़ का कोई नया निर्माण होता है। इस तरह का क्रम भंग नहीं हुआ और भारत में भी निरंतरता बनी रही। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे, नए को समझने और उसके अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा और उसकी अंतर्वस्तु बदल गई। ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सकता हो, और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच, प्राचीन होता है बच्चों पुराना, नवीन होता है नया, के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। इसी लालसा में उन्हें गति दी और उन्हें पुराने और को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य दी। तो बच्चों यहाँ तक ये पार्ट था। अभी हम स्टार्ट करेंगे भारत की तलाश। बच्चों थोड़ी लैंग्वेज इसमें टफ़ है, थोड़ा आपको समझने में टाइम लगेगा, तो आप वीडियो को या लेसन को एक बार पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा तो आपको इजीली समझ में आ सकता है। तो अभी हम पढ़ेंगे भारत की तलाश। अब नेहरू जी आगे लिखते हैं, पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ। तो नेहरू जी यहाँ क्या कहते हैं कि उनको जो है हिस्ट्री के बारे में, जो सांस्कृतिक अचीवमेंट थी हमारी, प्राचीन स्मारकों से, किताबों से जो लिखा हुआ था उससे थोड़ी बहुत तो समझ हुई, लेकिन उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुए। न ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। जो उनके मन में सवाल उभर रहे थे उसके उनको उत्तर नहीं मिला। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं को जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी, लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रौंद दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेज़ों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। नई ताकतों ने सिर उठाया मीन्स कुछ पावरफुल एलिमेंट्स वहाँ पर उभर कर आए और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो इसके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए थे या उसे बहुत कम अहमियत देते थे। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था, इसीलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की और इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हुए। अब नेहरू जी क्या कहते हैं कि हमने भारत, जो असली भारत है, उसकी तलाश शुरू की कि आखिर भारत का इतिहास क्या है। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से मेरे से परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, पर मेरे लिए यह सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। गोया कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था, पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। उनमें कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी, यानी कि मध्यम वर्ग में वो बात थी ही नहीं। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। काल्पनिक होता बच्चों इमेजिनेशन। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। उनकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदायों के नहीं व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ। चूँकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी, शायद इसीलिए मुझे निराश भी नहीं हुई।
निराशा भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। मुझे सूझा कि इसका कारण और इसके साथ ही उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतःशक्ति है, उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला है, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया। फिर भी कुछ न कुछ तो ऐसा बच रहा है जो सार्थक है, और उसके साथ कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकर है। निरर्थक मीन्स कुछ उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने 3 पार्ट्स पढ़ लिए हैं इसके तलाश चैप्टर के। तो अब हम अगली वीडियो में 3 पार्ट्स और पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।